हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम जो हैं फर्स्ट फ्लाइट्स जो आपकी पोएम जो बुक है उसके पोइट्री सेक्शन के हम 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे जो कि परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना समय खराब किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला वाला जो प्रश्न है वह व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। जो इस बुक की जो पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसका एक्चुअल में प्रश्न ये है कि उसकी थीम क्या है। तो देखिए इसमें द थीम ऑफ द पोइम इज़ द क्रिएशंस ऑफ ह्यूमर। एक्चुअल में कवि जो है इस कविता में जो है ह्यूमर का क्रिएशन कर रहा है। वह सारे जानवरों का परिचय करवाता है लेकिन एक मजाकी अंदाज में करवाता है। इट सजेस्ट सम डेंजर, हालांकि वह साथ में ये भी सुझाव देता है कि अब जो उसका खतरे हैं वो भी इसको सुझाव बताता है कि भाई आप उसको जानवरों को जो है थोड़ा सावधान भी रहने की ज़रूरत है। इसका दूसरा प्रश्न जो है वो है व्हाट डज द बॉय लर्न। बच्चा क्या सीखता है। इस पोएम जो है द बॉय लर्न्स टू बियर द लॉस। बच्चा जो है वह हानि या नुकसान जो है उसको सहना सीखता है। लॉस इन लाइफ इज़ इनएविटेबल। जीवन में जो हानि या किसी चीज़ का खोना जो है वह कड़वा सत्य है। द लाइफ बिकम हेलिस विदाउट लर्निंग द आर्ट ऑफ बियरिंग लॉस। अगर हम जीवन में किसी हानि को सहन करना नहीं सीखते हैं तो जीवन हमारा नारकीय बन जाता है। द लॉस ऑफ द बॉल प्लेज दिस रोल। और यह बाल जो है, गेंद का खोना जो है, ये इसी प्रकार का रोल अदा करती है या बच्चे को ये पाठ या सबक सिखाती है। अगला वाला प्रश्न जो है वो है राइट द मेन थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उसकी मेन थीम क्या है। तो उत्तर देखेंगे हम द मेन थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज दैट। उस कविता की मेन थीम है कि समटाइम्स सिंपल एक्शंस, कभी कभार बिल्कुल साधारण से जो काम है, लीव्स ग्रेटर इम्प्रेशंस ऑन ह्यूमन माइंड। कई बार ऐसा होता है कि छोटा सा काम, छोटी सी घटना जो है मानवीय मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ जाती है। इट डज चेंज द मूड और कर्स ऑफ एक्शंस और लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। इट डज चेंज, यह बदल देती है मूड और कोर्स, पूरा का पूरा परिवर्तित रूपांतरण कर देती है मस्तिष्क का, मन का, ऑफ एक्शंस ऑफ लाइफ ए ह्यूमन बीइंग। एक मनुष्य की जीवन का जो है और उसके मस्तिष्क की घटना का पूरी तरह से जो है वो छोटी सी घटना पूरी तरह से मनुष्य के जीवन को बदल देती है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एशियन लॉयन। आप एशियन लॉयन जो है कवि के अनुसार उसको कैसे पहचान सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई द एशियन लॉयन बाई गोइंग टू द जंगल इन द ईस्ट। जब हम पूर्व के जंगलों में जब हम जाते हैं तो उस एशियन लॉयन को पहचान सकते हैं। एंड फाइंडिंग ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट अटैकिंग। जब आपकी तरफ जो है एक विशालकाय जानवर जो है, विशालकाय जानवर आपकी जब आक्रमण करने को तैयार बैठा हो, देन वाइल डाइंग, और आपको ऐसा लगे वी नोन दैट इट इज एन एशियन लॉयन। और जब आपको वह जानवर आपको पूरा आक्रमण करने की तैयारी कर रहा हो और आपको ऐसा लगे कि आपकी जान ही निकलने वाली है, तब आप ये मान के चलिए कि वह जानवर कौन सा है, एशियन लॉयन है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस मीन। बाल पोएम में द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन से क्या तात्पर्य है, कवि ने किसकी ओर संबोधित किया है इसको। उत्तर देखेंगे इट मीन्स दैट इन दिस वर्ल्ड एवरी ह्यूमन हैज़ अनएंडिंग डिज़ायर फॉर ओनिंग वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। इट मीन्स दैट, इस जो शब्द है इसका तात्पर्य है कि इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, एवरी ह्यूमन, हर कोई मनुष्य जो है, एज अनएंडिंग डिज़ायर, उसकी एक असीमित इच्छाएं हैं, फॉर ऑनिंग वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, जिसमें वह किसी न किसी संसार की प्रत्येक वस्तु पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। दिस इज द मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यह एक भौतिक संसार है। हियर पीपल वैल्यू पोजीशंस ऑफ मोर एंड मोर वेल्थ पावर एंड थिंग्स। हियर, यहाँ पर लोग जो हैं वैल्यू पोजीशंस, वह अपने अधिकार में ले लेना चाहते हैं, मोर एंड मोर, अधिक और अधिक जो है संपत्ति, शक्ति और चीज़ों को एकत्रित करना चाहते हैं या उन पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। अगला वाला प्रश्न देखेंगे डियर स्टूडेंट, छठे नंबर का जो प्रश्न है वो है पोएट्री सेक्शन से ही हम पढ़ रहे हैं आज, जो है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम एनिमल। जो पोएम एनिमल है उसकी थीम क्या है। द थीम ऑफ द पोएम एनिमल इज द रिमूवल ऑफ द ह्यूमन वीकनेस ऑफ ड्राइंग लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ एनिमल्स। द थीम ऑफ द पोएम, जो एनिमल्स नाम की कविता है उससे कवि जो है क्या संबोधित करना चाहता है, वो रिमूवल ऑफ ह्यूमन वीकनेस बाई ड्राइंग लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ एनिमल्स। जानवरों की जीवन से जो है कवि मनुष्य के जीवन में जो उसकी कमजोरियां हैं उनको निकालना चाहता है। द रिमेन मोस्टली प्लेसिड, सेल्फ कंटेंट, सिनलेस एंड अनअफेक्टेड विद द मैडनेस ऑफ द ओनिंग थिंग्स।
द रीमेन जो कि मोस्टली प्लेसिड, बिल्कुल बहुत ही अस्थायी सी, सेल्फ कंटेंट आत्मकेंद्रित है, सिनलेस बिल्कुल निरपराध सी, एंड अनअफेक्टेड विद द मैडनेस ऑफ द ओविंग थिंग्स। और ये संसार जो है, इससे लोग जिस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं, तो वो जानवरों को प्रतिनिधित्व करता हुआ, जानवरों को संबोधित करते हुए बताता है कि भाई जानवर जो है कितना बिल्कुल सेल्फलेस, किसी निस्वार्थ रूप से रहता है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, हाउ डज द पोएट कंपेयर द फॉग विद कैट। कवि जो है फॉग या जो फॉग की तुलना बिल्ली से कैसे करता है। द पोइट वाज मेटाफोर ऑफ कैट फॉर फॉग। यहाँ कवि जो है वो बिल्ली को एक प्रकार से फॉग का प्रतिनिधित्व करता है, उसका प्रतीक मानता है। बोथ हैव सिमिलर क्वालिटी ऑफ कमिंग साइलेंटली। दोनों में एक क्वालिटी है कि वो चुपचाप आते हैं, साइलेंटली एंड क्वाइटली, बिल्कुल चुपचाप और शांति से आते हैं। सिटिंग ऑन देयर हाउंचेज, और अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। एंड लुकिंग अराउंड, और चारों ओर देखते हैं। एंड देन मूव अवे एज क्वाइटली एज दे हैड कम, और जैसे चुपचाप आए थे वैसे के वैसे चुपचाप चले जाते हैं। दोनों में एक ही खास बात होती है, इसी प्रकार की विशेषता हैं, इसलिए जो है फॉग का रिप्रेजेंट कवि ने बिल्ली को किया है। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज। आपके अनुसार अमांडा जो है कितनी वर्ष की होंगी। हाउ डू यू नो दिस, और आपने इस बात को कैसे जाना। तो उत्तर लिखेंगे हम, अमांडा शुड बी 13 to 14 ईयर्स ओल्ड। अमांडा जो है कवि ने अनुमान लगाया है कि वो 13 से 14 साल की होगी। अब ऐसा क्यों होगी। वी नो दिस, हम इस बात को इसलिए जान पाए बाई हर मदर्स मेंशनिंग ऑफ अमांडाज। उसकी माँ जो है अमांडा को कहती है कि एकनीज बाई हर मदर्स मेंशनिंग अमांडाज। अमांडा के बारे में जब वो संबोधित करती है, एकनीज के जो शब्द यूज कर आया है इसमें कविता में। यूजुअली बॉयज और गर्ल्स एट दिस एज हैव एक्नी ऑन देयर फेसेस, क्योंकि 13 से 14 साल की वर्ष जो उम्र होती है उसमें ही बच्चों के एक्नी या जो मुहासे हुआ करते हैं, इसलिए हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि अमांडा की जो उम्र रही होगी वो 13-14 साल की रही होगी। अगला वाला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट, इज ग्रेगरी सेटिस्फाइड टू हैव ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर, या इज नॉट वाई। ग्रेगरी जो है क्या वह सुंदर जो उसके जो सुनहरे बाल थे क्या उससे सेटिस्फाइड थी, अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी। आई थिंक ग्रेगरी इज नॉट सेटिस्फाइड टू हैव ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर, दैट इज वाई सी थिंक्स सी कैन गेट देम डाइड ब्राउन और ब्लैक और कैरेट। क्योंकि जो ग्रेगरी है वो ये सोचती है कि उसके बाल जो है तो भूरे होते, सुनहरे नहीं होने चाहिए थे, भूरे होते, काले होते, या कैरेट या गाजरी कलर के होते, तो इसलिए ऐसा लगता है कि शायद वो सेटिस्फाई नहीं थी। सी वांट्स टू बी लव्ड बाई द इंटीरियर। सी वांट्स, वह चाहती थी लव्ड टू बी इंटीरियर, वह जो है उसका अलग प्रकार से रूपांतरण चाहती थी, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि शायद जो ग्रेगरी थी वह अपने सुनहरे बालों से सेटिस्फाइड नहीं थी। अगला वाला प्रश्न जो है लास्ट प्रश्न है, हाउ डज द टाइगर टेरराइज द विलेजर। टाइगर जो है गांव वालों को किस प्रकार से भयभीत करता है। ये प्रश्न जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करें। व्हेन द टाइगर इज आउट ऑफ द केज, जब चीता पिंजरे से बाहर रहता है, ही टेरराइज द विलेजर्स, वह गांव वालों को भयभीत करता है। कैसे करता है। ही स्नेल्स अराउंड हाउसेस, वह घरों के बाहर जो है घूमता है, चक्कर लगाता है। ही कम्स टू द हाउस एट द जंगल सेज, वह कम्स टू द हाउस, वह घरों के पास आ जाता है जो कि कहाँ है, जंगल सेज, जंगल के किनारे या कोने पर बने हुए हैं। ही शोज इज वाइट फैंग्स और इज क्लाज, और वह अपने सफ़ेद दांत और जो अपने पंजे हैं, नाखून है, उनको दिखाता है। बाई हिज एक्टिविटीज, और इस प्रकार से दिखा के गाँव वालों को डराना चाहता है वो। बाई हिज एक्टिविटीज ही थ्रेटन्स टू हंट दैम, और उनको इस प्रकार से दिखा करके और उनको धमकी सी देता है। किस बात की, थ्रेटन्स टू हंट दैम, उनका शिकार करने की धमकी देता है। तो इस प्रकार से जो टाइगर है वह गांव वालों को भयभीत करता है। डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नियमित रूप से आपको अब जो है रोज़ाना आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।